Okay. The next thing is role of marketing. All marketing organizations operate either to earn profit or pursue some of the goals such as community services, improvement of qualities and promotion. Say UNICEF working for the welfare of children and Helpage working of the senior citizens. देखिए जनरली क्या होता है, हम ऑर्गेनाइजेशंस को या बिजनेस फर्म्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी प्रॉफिट अर्निंग, जिनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, मतलब हम कंज्यूमर की नीड्स को भी सेटिस्फाई करेंगे और प्रॉफिट भी अर्न करेंगे. लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दैट मीन्स उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि वेलफेयर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे यूनिसेफ ने इनको दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया कि भाई फर्स्ट चीज तो क्या हमारी प्रॉफिट अर्निंग फर्म है और सेकंड है हमारी नॉन प्रॉफिट अर्निंग. ठीक है, ओके, रोल ऑफ द फर्म. ठीक है, a modern concept of marketing plays a significant role in achieving the objectives of the firm. It emphasizes that customer satisfaction is a key to the survival and growth of the organizations. देखिए क्या होता है, गुड्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का गुड्स मैन्युफैक्चर किया, लेकिन फॉर 1% एंड 2% कंज्यूमर आपके गुड्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या होगा, और आपने उसकी क्वेरी भी सॉल्व नहीं की, उसकी प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व नहीं किया, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी माउथ पब्लिसिटी स्टार्ट होती है. यहाँ से ज़्यादा इंपैक्ट होता है किसी भी अदर टाइप की पब्लिसिटी से. अगर मैंने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किया और मैंने सेल कर दिया मार्केट में, कंज्यूमर ने उस गुड्स को खरीदा, वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो क्या करेगा, आगे लोगों को बोलेगा कि भाई गुड्स परचेज मत करना, गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है. फिर चाहे मैं कितना भी एडवर्टीजमेंट दे दूं, कितना भी उसको प्रमोट कर दूं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. लेकिन हाँ, अगर माउथ पब्लिसिटी अच्छी हो रही है आपके प्रोडक्ट की, कंज्यूमर सेटिस्फाइड है आपका प्रोडक्ट से, तो ही आपका प्रोडक्ट क्या होता है, अल्टीमेटली सेल हो जाता है. राइट. It helps in focusing the activities of the organizations on the needs of the customers. That means हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है हमें. ठीक है, कंज्यूमर की नीड्स और उसकी वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए. राइट. ओके, नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज मार्केटिंग मिक्स. Now, what is the marketing mix? As stated in the earlier section, the process of marketing involves creating a market offering to satisfy the needs and wants of the present and potential consumers. That means मेरे को क्या करना है, अपने present customers की डिमांड को प्लस potential consumers की डिमांड को, दोनों को satisfied करना है. That means अभी जो consumer हैं उनकी needs तो पूरी होनी ही चाहिए, लेकिन जो एड ऑन कस्टमर है, जो एक्स्ट्रा कस्टमर्स मेरे पास आके जुड़ रहे हैं, उनकी डिमांड्स या उनकी नीड्स को भी फुलफिल करना है. The real question is how to create a market offering. Let us profitable business opportunity is seen by some of the firm in the field of producing soft drinks. देखिए क्या है, आज आपने दिखा है भाई सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो हमारे पास अलग अलग फ्लेवर्स या अलग अलग वेरिएंट में अवेलेबल है. ऐसा क्यों, वो डिपेंड करता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे, मार्केटिंग डिमांड पे. भाई कंज्यूमर जैसे जैसे आपसे डिमांड कर रहा है कि भाई ये फ्लेवर भी होना चाहिए, ये फ्लेवर भी होना चाहिए, तो उसके हिसाब से कंपनी क्या करती जा रही है, उसको मैन्युफैक्चर करती जा रही है. तो आज हम देखें कि भाई जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनका ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है. ठीक है, इंडिया में लोग क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को डिमांड कर रहे हैं और कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, और मैन्युफैक्चरिंग होने के साथ साथ इनकी जो सेल है वो सबसे ज़्यादा किस में हो रही है, इंडिया के अंदर हो रही है. राइट. नेक्स्ट, there are large number of factors affecting the marketing decisions. These can be broadly divided into two categories. First is controllable factors and second is non controllable factors. देखिए, कंट्रोलेबल फैक्टर्स वो होते हैं जिनको हम किसी भी प्रोसेस को अडॉप्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई क्या कमोडिटी मेरे को बनानी है और किस तरीके से उसको सेल करना है, ये कंट्रोलेबल फैक्टर है. लेकिन अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, ठीक है, वो क्या होता है, नॉन कंट्रोलेबल. कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, कंज्यूमर अलग अलग चीज को डिमांड कर रहा है, वो क्या होता है, नॉन कंट्रोलेबल. तो कुछ भी स्टेप्स लेके अगर मैं किसी भी फंक्शन या एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो वो चीज़ तो किसके अंदर आएगी, कंट्रोलिंग फैक्टर्स के अंदर. लेकिन अगर कोई भी प्रोसेस अडॉप्ट करके मैं चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो किस में आ जाएंगी, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स में या नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स में उनको इंक्लूड किया जाएगा. राइट. Now we will study the elements of marketing mix. The marketing mix consists of various elements which can be broadly classified into four categories. These are known as
4 P's. First one is product, second one is price, third one is place and fourth one is promotion. That means देखिए कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए यही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं. सबसे पहले आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको आप सेल करने जा रहे हैं मार्केट के अंदर. सेकेंड थिंग जो आपको देखनी है उसकी प्राइस के बारे में सोचना है, राइट, कि भाई उस अल्टीमेट प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, वो प्राइस मेरे कॉम्पिटिटर के साथ मैचिंग होनी चाहिए, मैं ज़्यादा प्राइस नहीं रख सकता. थर्ड वन इज कौन से एरिया में या किस टेरिटरी में या किस पर्टिकुलर जगह पे मेरा वो प्रोडक्ट सेल होने वाला है और कैसे मैं उस प्रोडक्ट का प्रमोशन करूंगा, कैसे मैं उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचाऊंगा. तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज पॉइंट्स. द फर्स्ट थिंग इज प्रोडक्ट. Product means goods or services of anything of value which is offered to the market for the sale. That means ऐसा कोई भी चीज़ या ऐसी कोई भी कमोडिटी जो मैं मनी के एक्सचेंज में सेल करने वाला हूँ कंज्यूमर को, वही चीज़ क्या है मेरे लिए, प्रोडक्ट है, राइट. फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑफर्स नंबर ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाइक टॉयलेटरीज, क्लोजअप्स, टूथपेस्ट, लाइफबॉय, सोप्स. देखिए ये कंपनी है हिंदुस्तान लीवर, आपने भी नाम सुना होगा, इसका सिंबल यू, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमको अवेलेबल करवाती है, राइट. जैसे यहाँ पे बात की गई टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स की, फॉर एग्जांपल क्लोजअप, टूथपेस्ट जो हमने डिस्कस किया, सोप्स बहुत तरह के मैन्युफैक्चर करती है. तो ये एक ऐसी कमोडिटी हो गई जो मैं मार्केट में सेल करूंगा और इस कमोडिटी के एक्सचेंज में मेरे को क्या मिलने वाला है, इसकी प्राइस मिलने वाली है, राइट. नेक्स्ट वन इज द प्राइस. Price is the amount of money consumer have to pay to obtain the product. In case most of the products level price affects the level of the demand. ठीक है, देखिए क्या होता है, प्राइस की बात की जाए तो प्राइस वो चीज़ है जो एक कंज्यूमर पे करता है किसी भी कमोडिटी को परचेज करने के लिए. फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा प्रोडक्ट, तो वो जो प्रोडक्ट है उसको परचेज करने के लिए जो मैं अमाउंट पे कर रहा हूँ वही चीज़ क्या हो जाएगी मेरे लिए, प्राइस हो जाएगी. तो क्या होता है कि जो कमोडिटी है उसकी डिमांड डिपेंड करती है उसकी प्राइस पे, ठीक है. अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, हम प्रीशियस मेटल्स की बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो उनकी डिमांड भी क्या है, कंपैरेटिवली कम है, ठीक है. लेकिन अगर हमारे डेली प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल सॉल्ट का हम एग्जांपल लेते हैं, तो उसकी प्राइस क्या रखी गई है, कम रखी गई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड कर पाते हैं, उसको परचेज कर पाते हैं, राइट. नेक्स्ट थिंग इज प्लेस. प्लेस और वी कैन से इट इज़ अ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. तो देखिए क्या लिखा है, प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट मेक्स फर्म्स प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कंज्यूमर्स. दैट मीन्स ये एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे कंज्यूमर आकर अपने गुड्स को परचेज कर सकता है, ठीक है. इट मे बी अ रिटेल आउटलेट्स, it may be any particular place which company is authorizing for distributing the product. कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे कंज्यूमर आएगा और अपने गुड्स को परचेज कर सकता है. जैसे हम लोग भी जाते हैं रिटेल शॉप्स पे, तो वो एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे जितना भी गुड्स एक मैन्युफैक्चर कर रहा है वो वहाँ तक आपके गुड्स को पहुँचा देगा और उस शॉप से आप अपने गुड्स को परचेज कर सकते हैं, राइट. The intermediaries in turn keep the inventory of the firm's product, demonstrate them to the potential buyers, negotiate price with the buyers and close sales and also services provides after sale services. देखिए क्या है, अब यहाँ पे हम बात करें इंटरमीडियरीज. इंटरमीडियरीज का मतलब क्या हो गया, वही रिटेलर्स की यहाँ पे बात हो रही है जो गुड्स को आपको सेल कर रहे हैं. तो वो क्या करेंगे, उनका काम क्या है, जब हम कोई भी रिटेल शॉप पे जाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेज करने गए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि भाई वो जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरर ने बनाया वो उसको डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि कैसे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वर्क करता है, ठीक है. फिर आप अगर उसको लगता है कि भाई कंज्यूमर परचेज कर सकता है प्रोडक्ट को, तो आपके साथ नेगोशिएशन होता है. मीन्स आप क्या करते हैं, शॉपकीपर से बोलते हैं कि भाई प्राइस फाइनल क्या होगी, क्या डिस्काउंट्स हमें इस पर मिल सकते हैं. तो वो क्या होता है, आप दोनों के बीच में नेगोशिएशन, और जिस प्राइस पे आप बोल रहे हो या जिस प्राइस पे सेलर आपको बोल रहा है, अगर आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो फिर अल्टीमेटली क्या हो जाती है, सेल क्लोज हो जाती है और गुड्स अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास पहुंचा दिया जाता है, राइट. नेक्स्ट थिंग इज प्रमोशन. Promotion of the products and services includes activities that communicate availability, features, merits, etc. That means promotion में क्या करते हैं हम लोग, गुड्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है. गुड्स के बारे में बताया जाता है, उसके फीचर्स के बारे में बताया जाता है और उसके एडवांटेजेस बताए जाते हैं. यहाँ पे एक चीज़ है, कंपनी कभी भी डिसएडवांटेज नहीं बताती उस प्रोडक्ट के. ऐसा क्यों?
देखिए अगर डिसएडवांटेज बताने लगी एडवर्टीजमेंट में तो पूरा प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा। अगर कंज्यूमर के सामने हमने उसके डिसएडवांटेजेस रख दिए तो कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा, राइट। तो क्या बताएंगे हम, उस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताएंगे, उस प्रोडक्ट की मेरिट्स बताएंगे और अल्टीमेटली कंज्यूमर को इतनी बार बताया जाएगा कि उसको ये लगेगा कि हाँ एक बार तो मुझे प्रोडक्ट परचेज करना ही चाहिए, ठीक है। तो प्रमोशन के बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। प्रमोशन कैसे किया जा सकता है भाई, आपको मेल्स भेजे जा सकते हैं, आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया जा सकता है, टेलीविजन के थ्रू एडवर्टीजमेंट दिया जा सकता है, मतलब वो सारी मीडिया यूज की जा सकती है जिससे हमारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंच जाए। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज प्रोडक्ट। In common parlance, the word product is used to refer only physical or tangible attributes or the product. देखिए अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो टेंजिबल है जिसे हम देख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि भाई बिजनेस तो दोनों चीजों का किया जा सकता है, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल। मतलब बिजनेस सर्विसेज के लिए भी किया जा सकता है, कोई हम सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, या फिर गुड्स को सेल करने के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ किसके लिए होगा, टेंजिबल के लिए, जिसे हम देख सकते हैं, जो फिजिकली हमारे सामने अवेलेबल है। देखिए one of the decision to buy the product is not only affected by its physical qualities but also certain non-tangible, that is psychological factor, that is brand name, reputation, guarantee, packaging etc. देखिए क्या होता है कि भाई जब हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं तो वो फिजिकली प्रोडक्ट हमारे सामने रखा हुआ है, ठीक है, हमें प्रोडक्ट देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या सिर्फ वो प्रोडक्ट देखने में अच्छा होने से हम उसको परचेज कर लेते हैं, नहीं भाई, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, नेक्स्ट उस पर्टिकुलर कंपनी की ब्रांड क्या है, ठीक है, कौन सी कंपनी उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, क्या वो रेपुटेटेड कंपनी है, नई कंपनी है जिसका ये प्रोडक्ट है। सेकंड, क्या गारंटी हमें ऑफर की जा रही है कि भाई कल कोई प्रोडक्ट खराब हो गया तो क्या मैन्युफैक्चरर उसको रिप्लेस करके देने वाला है या उसको रिपेयर करके देने वाला है, ठीक है, कितनी गारंटी हमें मिल रही है। और लास्ट उसकी आती है पैकेजिंग की बात कि भाई वो प्रोडक्ट कितना अट्रैक्टिव है देखने से, ठीक है। हम आजकल जो नए लेटेस्ट फोन्स आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज हमारे सामने आ रही है, उसमें क्या किया जा रहा है, दोनों ही चीज़ों में फोकस किया जा रहा है, ठीक है, कि भाई जो फंक्शंस है फोन्स के वो भी अच्छे होने चाहिए और उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर अट्रैक्ट कैसे होगा, फीचर्स तो बाद में लेगा, पहले देखेगा कि प्रोडक्ट दिख कैसा रहा है, ठीक है, उसका मॉडल कैसा है, उसी के हिसाब से वो डिसीजन लेगा कि भाई मेरे को प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट थिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, द फर्स्ट वन इज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। Products which are purchased by the ultimate consumers and users for satisfying their personal needs and desires are referred to as consumer products. That means ऐसे प्रोडक्ट जो एक अल्टीमेट कंज्यूमर अपनी पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए परचेज करता है, उसे क्या बोला जाता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट। दैट मीन्स अब मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, वो प्रोडक्ट का कंजम्पशन में करने वाला हूँ, ठीक है, तो वो किस में कैटेगराइज हो जाएंगे, कंज्यूमर प्रोडक्ट में। एग्जाम्पल्स हम बात कर लेते हैं, कोई भी ईटेबल्स, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट से कोई भी चॉकलेट परचेज करके आए, ठीक है, वो किसके लिए है, आपके कंजम्पशन के लिए है, तो वो क्या हो गया, कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, कंज्यूमर प्रोडक्ट को हमने फर्दर कैटेगराइज किया, द एक्सटेंट ऑफ शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व्ड एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए फर्स्ट पॉइंट की बात की जाए, शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व्ड, on the basis of the time and efforts buyer are willing to spend in the purchase of the product, we can classify the consumer products into following, that is convenience product. convenience product का मतलब क्या होता है, those consumer products which are purchased frequently or immediately with least time, that means ऐसे प्रोडक्ट जो हमारी डेली लाइफ या डेली नेसेसिटीज को फुलफिल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की न्यूज़पेपर्स, हम लोग डेली परचेज करते हैं, ठीक है, हमने बात करी मेडिसिन, तो ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम डेली लाइफ में, जिनके लिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी में परचेज किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे हमने उनको कंज्यूम किया, फिर से परचेज करेंगे, तो ये कंटिन्यूस बेसिस पे परचेज किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज these products are purchased at convenient locations with least efforts and time. That means ये प्रोडक्ट वहां तक अवेलेबल करवाएंगे कि कंज्यूमर इजीली वहां तक पहुंचकर उन गुड्स को परचेज कर सकता है, ठीक है, वो कंज्यूमर के लिए इजी होना चाहिए कि वो शॉप पे जाए या अपनी आसपास की लोकेशन पे उसको गुड्स इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट,
कन्वीनियंस प्रोडक्ट हैव अ रेगुलर एंड कंटिन्यूस डिमांड। दैट मीन्स एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कंज्यूमर ने परचेज कर लिए, खत्म होगा, दोबारा से उसकी डिमांड करने वाला है। जैसे हम बात करें कि हम अपने घर में ग्रोसरी आइटम्स लेकर आते, खत्म हो गए, हमने दोबारा से परचेज किए, तो जिनकी डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहती है, कंज्यूमर इनकी डिमांड कंटिन्यू करता है, वो सारे प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? कन्वीनियंस प्रोडक्ट। नेक्स्ट थिंग, दीज प्रोडक्ट्स हैव स्मॉल यूनिट्स ऑफ परचेज एंड लो प्राइसेस। डेफिनेट सी बात है कि हम इनको बल्क में परचेज करके नहीं रखते, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से गुड्स को परचेज किया जाता है, ठीक है। डिमांड कंटिन्यूस इसी वजह से है कि भाई जितनी आज की डिमांड है, जितनी मेरी पर्टिकुलर टाइम तक के लिए डिमांड है, उसके लिए मैं गुड्स परचेज करता हूँ, खत्म हो जाएगा, मार्केट में अवेलेबल है, फिर से परचेज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज sales promotion scheme or short term incentives such as sales contests, discounts, offers etc. play important role in marketing such products। देखिए जनरली आपने देखा होगा जो हम कन्वीनियंस प्रोडक्ट परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिया था चॉकलेट, तो उस पर लिखा है 20% एक्स्ट्रा या 20% फ्री, तो वो क्यों किया जा रहा है? हम चाहते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में बिके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करे। अगर हम कंज्यूमर को कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं सेम ही प्राइस पे, तभी तो वो अट्रैक्ट होगा उसको परचेज करने के लिए, ठीक है। तो क्या किया जाता है, कंपनी टाइम टू टाइम पे, मे बी ऑन द फेस्टिवल सीजन, न्यू ईयर्स पे क्या करती है, डिस्काउंट्स ऑफर करती हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जा सके। नेक्स्ट वन इज शॉपिंग प्रोडक्ट्स। Shopping products are those consumer goods in the purchase of which buyers devotes considerable time to compare the quality। देखिए क्या होता है, देखिए आपको पिक्चर से बिल्कुल क्लियर होगी ये चीज। देखिए आप अगर देखें इन प्रोडक्ट्स को तो क्या है कि भाई ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम परचेज करते हैं, लेकिन इनका टाइम या ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कोई सा भी प्रोडक्ट बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बात करी रेफ्रिजरेटर, हमने परचेज किया, बहुत लंबे ड्यूरेशन तक ये प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे, या जब तक इस प्रोडक्ट की लाइफ है तब तक हम इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये डेली बेसिस पे परचेज नहीं किए जाते, इनका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, ठीक है। जब तक ये खराब नहीं हो जाएंगे या हम इसको एक्सचेंज नहीं कर लेंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे, तब तक ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे पास यूज में रहेगा, ठीक है। प्राइस ऑब्वियस सी बात है इनकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कन्वीनियंस प्रोडक्ट, बिकॉज ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए परचेज किए जाते हैं और ज़्यादा सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। Okay, there are certain characteristics of these products. First one is the shopping products are generally durable in nature, that is they normally survive for many uses। मतलब ये प्रोडक्ट को क्या बोला जा सकता है, आपसे ड्यूरेबल प्रोडक्ट के नाम से भी पूछा जा सकता है और आपसे शॉपिंग प्रोडक्ट के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो ये एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बहुत टाइम तक के लिए यूज़ करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, जिनको हम मल्टीपल बार यूज़ करेंगे और इनका जो लाइफ ड्यूरेशन है वो बहुत लॉन्ग रहने वाले। नेक्स्ट, द यूनिट प्राइस एज वेल एज प्रॉफिट मार्जिन ऑन शॉपिंग प्रोडक्ट इज जनरली हाई। देखिए क्या है, अगर मैं बेसिक नॉर्मल प्रोडक्ट्स, मैं 10 रुपीज़ की चॉकलेट लेकर आया, उसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी, तो प्रॉफिट मार्जिन भी डेफिनेटली कम होगा। लेकिन अगर मैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स, बिकॉज इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो जो रिटेलर है उसका प्रॉफिट मार्जिन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। These products have high unit price, customer compare the products of different companies before making the selection। देखिए आज मुझे चॉकलेट परचेज करनी है, उसका प्राइस 5 रुपीज़ है, तो मैं उसको कंपेयर नहीं करूंगा दूसरी कंपनी से, मैं उसको परचेज कर लूंगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इन टाइप के प्रोडक्ट्स की, तो हम लोग जनरल नॉर्मल कंज्यूमर फिनोमिना क्या होता है कि भाई हम इन प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से, कि भाई ये कंपनी हमें क्या ऑफर दे रही है, ये कंपनी हमें क्या बेनिफिट दे रही है, और उसी के बाद हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे सेम प्राइस पे बेटर फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही है तो मैं क्यों वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करूंगा, डेफिनेट सी बात है वही करने वाला हूँ। Next is purchases of shopping products are generally pre-planned and these are little degree of impulse buying that is on these products। That means जब हम इन टाइप के प्रोडक्ट की बात करें, इन टाइप के प्रोडक्ट को परचेज करने जा रहे हैं, तो हम पहले से ही प्लानिंग कर चुके होते हैं कि हमें प्रोडक्ट परचेज करना है। आप ग्रोसरी गुड्स परचेज करने से पहले प्लानिंग नहीं करते कि क्या क्या गुड्स लाने वाले, या फिर जब भी लेने जाते हो कुछ एक्स्ट्रा जरूर लेकर आते हो। लेकिन अगर हम बात करें इन टाइप के प्रोडक्ट्स की, तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई मैंने सोचा था कि मैं एक ही रेफ्रिजरेटर परचेज करने जा रहा हूँ और साथ में 3-4 और लिया, तो उससे क्या होगा, इन टाइप के प्रोडक्ट में वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, राइट। नेक्स्ट, रिटेलर्स जनरली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल ऑफ शॉपिंग प्रोडक्ट्स। जनरली क्या होता है,
ये डिपेंड करता है सेलर्स की इन्फ्लुएंसिंग पावर पे कि भाई वो कैसे कस्टमर को रेडी करता है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अलग अलग कंपनी उन रिटेलर्स को अलग अलग प्रॉफिट ऑफर करती हैं, तो जनरली रिटेलर्स आपको एम्फेसाइज करेगा उसी प्रोडक्ट के लिए जिसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, जिसमें उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा। वो हमेशा आपसे बोलेगा कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप परचेज कर लीजिए, बेटर है। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, सारी कंपनीज प्रॉपर एफर्ट्स दे रही है अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन जब रिटेलर की बात आती है, क्योंकि रिटेलर का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, वो आपको हमेशा एम्फेसाइज करता है कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। नेक्स्ट थिंग इज स्पेशलिटी प्रोडक्ट। Specialty products. Specialty products are those products, goods which have certain special features because of which people make special efforts for their purchase. देखिए स्पेशलिटी प्रोडक्ट की बात की जाए तो इन प्रोडक्ट को कस्टमर की नीड्स के हिसाब से बनाया जाता है। ये सारे पब्लिक के लिए नहीं होता, जनरली एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए इन प्रोडक्ट को बनाया जाता है। इनके जो फीचर्स है सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर पर्सन्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, राइट। Okay, now what is the important thing in this specialty product? The buyer are willing to spend a lot of time and efforts on purchase of such products. That means अब क्या होता है, यहाँ पे buyer जब decision ले रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरे लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए है, मैं एक बार इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, हैवी इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में करने वाला हूँ, तो मेरा डिसीजन गलत नहीं जाना चाहिए, राइट। तो उसको क्या करना पड़ता है, पहले पूरी रिसर्च करनी पड़ती है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। ओके, now there are some certain types of importance of this specialty product. The first one is the demand for the specialty products is limited as relative to small numbers of person buys these products. Because देखिए अब हम बात करें स्पेशलिटी प्रोडक्ट की, क्योंकि सर्टेन टाइप ऑफ कंज्यूमर्स के लिए बनाए गए हैं प्रोडक्ट्स, तो डेफिनेटली ये नॉर्मल पब्लिक तो परचेज करेगी नहीं, तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होती है, बहुत कम होती है। वही लोग इन प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं जिनके लिए मैन्युफैक्चर किए गए हैं। नेक्स्ट थिंग इज These products are generally costly as unit price is very high. जनरली क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, हमने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बनाए हैं, तो मैन्युफैक्चरर इन प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा प्राइजेस चार्ज करता है, ठीक है। आपके हिसाब से बने हुए हैं, आप ही इन प्रोडक्ट को परचेस करोगे तो जो मैन्युफैक्चरर आपसे प्राइस बोल रहा है वो प्राइस आपको पे करनी पड़ती है, राइट। पॉइंट नंबर सी, these products are available for sale at the few places at the number of customer is small and are willing to take extra efforts. That means क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट सेल होंगे ये आपको रेडीली अवेलेबल नहीं होते हैं, राइट। ये वहीं पे उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अवेलेबल होंगे जहाँ पे इनकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे कंज्यूमर इन टाइप के प्रोडक्ट को ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादा इजीली ये प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं। An aggressive promotion is required for sale of the specialty product in order to inform the people about their availability and features. अब देखिए क्या है कि जब प्रोडक्ट बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है, बहुत लिमिटेड सेलर्स या हैं और लिमिटेड ही बायर्स हैं, मैं अपने प्रोडक्ट को इजीली सेल नहीं कर सकता, तो मेरे को प्रमोशन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा और कंज्यूमर को अलग अलग टाइप के ऑफर्स देने पड़ेंगे ताकि वो आए और उस गुड्स को परचेज करें। आफ्टर सेल सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनी ऑफ द स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स अब क्या है कि अगर कंज्यूमर मेरे प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है और उसको उससे रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं तो मेरे को एक सर्विस सेंटर भी रखना पड़ेगा जो मेरी कंज्यूमर्स की क्वेरी को रिजॉल्व करेगा। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है और मैंने आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी तो ये सिर्फ क्या रहेगा, वन टाइम प्रोसेस होके खत्म हो जाएगा, फर्दर सेलिंग इस प्रोडक्ट की अवेलेबल नहीं हो पाएगी।